आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको समझाऊंगा सीमित परिवार क्या होता है, सीमित परिवार के क्या लक्षण होते हैं और इसके फ़ायदे भी क्या हैं। और फिर मैं समझाऊंगा आपको परिवार नियोजन या परिवार कल्याण संबंधी जो कार्यक्रम चल रहे हैं या फिर उनसे संबंधित जनसंख्या को रोकने के उपाय भी कह सकते हैं हम उसको। तो ये मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले हम समझते हैं सीमित परिवार। सीमित परिवार क्या होता है? सीमित परिवार क्या होता है? ये परिवार एक ऐसा परिवार जिसमें जो सदस्य हैं उनका भरण पोषण आसानी से हो जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें कि एक परिवार में एक या दो बच्चे हों, पेरेंट हों और एक या दो बच्चे हों, तो एक छोटा परिवार जो होता है वो एक सीमित परिवार कहलाता है। क्योंकि अगर दो ही बच्चे हैं या एक ही बच्चा है तो उसका भरण पोषण सही से किया जा सकता है और उसको सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। उसको हॉस्पिटल फैसिलिटी दी जा सकती है, उसको एजुकेशन दी जा सकती है, मतलब सारी फैसिलिटीज एक बच्चे को या दो बच्चे को हम दे सकते हैं। अगर परिवार में संख्या अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में उनका भरण पोषण कर पाना कठिन हो जाता है। तो ये है आपका सीमित परिवार। ठीक है। और सीमित परिवार के लाभ क्या होते हैं ये मैं अब आपको समझाऊं। सीमित परिवार के क्या लाभ हैं? बच्चों की संपूर्ण विकास की योजना बन सकती है। ये मैंने आपको समझाया कि बच्चे जितने कम होते हैं तो उनकी विकास की अच्छी योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। दूसरा है उनके उचित स्वास्थ्य की सहायता या उचित स्वास्थ्य फैसिलिटी उसको दी जा सकती है। तीसरा है अच्छे साफ हवादार घर उन बच्चों को दिया जा सकता है। वो आराम से हवादार और साफ अच्छे घरों में रह सकते हैं। अगर बच्चों की संख्या अधिक होगी तो घर के अंदर उतने बच्चों के लिए जगह नहीं होने के कारण कई सारी परेशानियां पैदा होंगी। अगला है उचित शिक्षा की व्यवस्था। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि परिवार अगर छोटा है तो सब प्रत्येक को जो है शिक्षा उनको दी जा सकती है। अगला है पर्याप्त भोजन की उपलब्धता। भोजन देखिए, एक दो बच्चे हैं तो उनको हम पेट भर भोजन करवा सकते हैं और उनकी सारी ज़रूरतें, भोजन संबंधी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। उनको हम कुपोषण से बचा सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं भोजन पे जो डिपेंड होती हैं, तो वो सारे चीज़ें बच्चों को उपलब्ध होंगी। अगला है उच्च व तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। हम एक समय के बाद इंटरमीडिएट जब बच्चा करता है उसके बाद जब नेक्स्ट अगली जब फ्यूचर में आगे को देखता है तो वहाँ से उसके सामने कई सारे कोर्सेज सामने आते हैं। तो उन कोर्सेज को करने के लिए फिर घर में हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। आजकल तकनीकी शिक्षा के लिए जो है अच्छा खासा पैसा लगता है। तो अगर परिवार छोटा है तो हम पैसा जमा करके रख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है बच्चों को सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये तो हैं सीमित परिवार और उसके सीमित परिवार के लाभ हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं परिवार कल्याण या परिवार नियोजन पर। अब परिवार नियोजन या परिवार कल्याण में होता क्या है? परिवार कल्याण और परिवार नियोजन, गर्भधारण को रोकना, एक सामान्य परिभाषा इसकी बना रखी है, अलग अलग तरीके से बनाई हुई है। गर्भधारण को रोकना या जन्म नियंत्रण की योजना या प्रावधान और उपयोग को परिवार का नियोजन कहते हैं। गर्भधारण को रोक देना अनावश्यक है, जन्म नियंत्रण की योजना बनाना, प्रावधान और उपयोग को, इनके संबंधित प्रावधानों का उपयोग, उसको जो है परिवार नियोजन कहते हैं। अगर हम परिवार नियोजन के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक रूप से परिवार नियोजन का अर्थ साधारण दो या तीन संतानों को जन्म देकर, मैंने अभी आपको बताया दो या तीन, एक या दो संतानें परिवार में हों। ठीक है। तो शाब्दिक रूप से परिवार नियोजन का अर्थ साधारण दो या तीन संतानों को जन्म देकर परिवार के आकार को नियोजित रूप से सीमित रखना कहा जा सकता है। अगर परिवार छोटा है तो सीमित ही होगा और नियोजित होगा, वो एक नियोजित फॉर्म में परिवार हमारा होगा। यह हम यह कह सकते हैं कि यह जो है एक ऐसी योजना है जिसमें परिवार की आय, जो धन परिवार में आ रहा है, परिवार की आय, माता का स्वास्थ्य, बच्चों का समुचित पालन पोषण तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर और एक आदर्श संख्या में संतानों को जन्म दिया जाए। मतलब कहने का मतलब वही है जो सीमित परिवार है। सीमित परिवार की ही परिभाषा में ये सारी चीज़ें आ गई हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य भी हम देख सकें, माँ का स्वास्थ्य भी देख सकें,
और उनका पालन पोषण भी देख सकें और प्रत्येक बच्चे का शिक्षा से संबंधित उनका ध्यान रखा जाए। तो इसी को हम सीमित परिवार कहते हैं। और सीमित परिवार जो है परिवार नियोजन के द्वारा बनाया जा सकता है। परिवार नियोजन का प्रयोग करते ही हम सीमित परिवार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परिवार नियोजन। अब हम आते हैं आगे। परिवार नियोजन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, ये मैं आपको अब थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगा। परिवार नियोजन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, आपको क्लियर नहीं हो रहा है? अब क्लियर हुआ? परिवार नियोजन की विधियां। परिवार नियोजन की कौन कौन सी 2 प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो होती है प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक यानी नेचुरल मेथड है। दूसरा है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल मेथड। फैमिली प्लानिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक प्राकृतिक विधि से और दूसरा कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल मेथड से। अब यहाँ पर अगर हम पहले प्राकृतिक विधियों में जाएं तो प्राकृतिक विधियाँ कुछ होती हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इन प्राकृतिक विधियों पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता है। कुछ विधियाँ ऐसी हैं जिसमें हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। पहला है इसमें मैथुन के समय बाह्य स्खलन। मैथुन के समय बाह्य स्खलन, मैथुन जब के दौरान स्खलन का समय होता है तो उसमें वीर्य को माता के गर्भ से या महिला के गर्भ से बाहर निकालकर उसको बाहर फेंक दिया जाता है वीर्य को। अगर वीर्य सीमेन अंदर नहीं जाएगा तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो फिर बच्चे नहीं होंगे, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। दूसरा स्तनपान अनार्तव, इसको परमानेंट एक अच्छा मेथड नहीं कहा जा सकता है, इसमें रिस्क हो सकता है। स्तनपान अनार्तव का मतलब होता है जब बच्चा छोटा होता है, वह माँ का दूध पी रहा होता है, तो कहा जाता है उस समय अंडाणु जो होते हैं वो परिपक्व स्थिति में वो बन नहीं पाते हैं सही से। तो लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता कि इसमें नहीं बनते हैं, कभी कभी एग बनते भी हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये जब बच्चा दूध पीने वाला होता है तो वहाँ पर अगर मैथुन किया जाए तो उस समय जो है निषेचन नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये सेफ मेथड नहीं है। तीसरा है आत्मसंयम। आत्मसंयम का मतलब होता है कि अपने आप को कंट्रोल रखना। अब कंट्रोल कब रखना है और कब नहीं। कंट्रोल रखने का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने आपको पूरी पढ़ाई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित है आर्तव चक्र। तो आर्तव चक्र में एग जो है, ओवम जो है वो 14वें दिन बाहर निकलता है। एग जो है 14वें दिन जो है वो गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। अब फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स आने चाहिए तब निषेचन होगा। 14वें दिन जब एग आ रहा है, अगर 14वें दिन उसको स्पर्म्स नहीं मिलते हैं तो निषेचन नहीं होगा। अब करेक्ट 14वां ही नहीं, क्योंकि ओवम की उम्र जो होती है वो लगभग 72 घंटे होती है। ओवम या स्पर्म दोनों की उम्र जो होती है वो लगभग 72 घंटे होती है। तो इस 72 घंटे के दौरान मैथुन क्रिया नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ये सोचिए कि अगर 14वें दिन एग निकल रहा है तो 14 से 15, 16, 17, 18 दिन तक भी ओवम जीवित रह सकता है और निषेचन हो सकता है। 18वें के बाद अगर आप फिर अगर सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं, अगर मैथुन क्रिया करते हैं तो फिर निषेचन होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे ही एग 14वें दिन आ रहा है तो इधर 12वें 10वें दिन तक आप 5वें दिन तक 1 से 5 दिन तक रक्तस्राव होता है। 5वें दिन से लेकर आपके 10वें 11वें दिन तक आप यहाँ भी मैथुन क्रिया जारी रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि यह समय, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड होता है यह फिक्स नहीं होता है, ये कभी 1, 2, 3 दिन आगे पीछे चलता रहता है। तो इसको भी एक अच्छा मेथड नहीं बताया जाता है। तो इसमें भी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस, निषेचन होने के चांसेस होते हैं। तो ये है आपका प्राकृतिक विधियाँ, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जो अपनाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ है आपका दूसरा कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में पहला है रोध। रोध में आपका कंडोम, सर्विकल कैप का प्रयोग करना, लूप में कॉपर टी का प्रयोग करना, गर्भनिरोधक गोलियां मार्केट में आती हैं बहुत सारी, और इसके अलावा शल्य क्रिया यानी कि ये ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन जो होता है परमानेंट मेथड होता है। यह अगर ऑपरेशन कर दिया जाए, यानी कि इसमें मेल में जो होती है वेसेक्टोमी यानी नसबंदी होती है, नर में यानी पुरुष में, और महिला में जो होती है नलबंदी होती है, ट्यूबेक्टोमी। जब ये नसबंदी और नलबंदी कर दी जाए तो इसके बाद बच्चा पैदा नहीं होता है, क्योंकि निषेचन नहीं हो पाता। अब मैं इन्हीं की डिटेल आपको थोड़ा और आगे समझाऊं। ये पहला मैंने आपको रोध बताया। इसमें तो रोध में 2 चीज़ें मैंने आपको बताया। पहला होता है
कंडोम, ये आपके सामने चित्र दिख रहा है। इसमें क्या होता है, स्पर्म्स जो होते हैं यानी शुक्राणु जो होते हैं ये पुरुष द्वारा भी प्रयोग किया जाता है और स्पर्म्स इसी में रुक जाते हैं और ये माता के गर्भ तक या फीमेल महिला के गर्भ तक नहीं पहुंचते हैं, जिससे निषेचन नहीं होगा। ये तो आपका हो गया कंडोम। दूसरा है आपका सर्विकल कैप, ये महिलाओं के द्वारा यूज की जाती है। सर्विक्स से सर्विकल कैप है, सर्विक्स में महिला के द्वारा प्रयोग की जाती है और ये भी बिल्कुल इसी की तरह कंडोम की तरह है। महिलाओं में स्पर्म जो होते हैं वो इस सर्विकल कैप में रुक जाते हैं और महिला के गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे निषेचन नहीं होता। ये आपका रोध हो गया। अगला आपका है कॉपर टी और गर्भ निरोधक गोलियां आदि। तो इसका भी ये संरचना मैं आपको दिखाऊं, ये कॉपर टी की संरचना है। कॉपर टी ये लगभग 1.26 इंच आपका इसकी लेंथ होती है और इसके अलावा ये जो है इसकी संरचना आपके सामने है। और इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ही ये प्रयोग होता है। ये है महिला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये गर्भाशय है और ये गर्भाशय में कॉपर टी को प्रयुक्त किया गया है। कॉपर टी गर्भाशय के अंदर फिट कर दिया गया है। ये फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ जो है स्पर्म्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे फिर इसके द्वारा निषेचन नहीं होगा। ठीक है, ये प्रयोग किया हुआ कॉपर टी। इसके अतिरिक्त कुछ गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं। गर्भ निरोधक गोलियाँ मैंने आपको बताया, गर्भ निरोधक गोलियाँ, इसके मेरे पास कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण मैं आपको दिखाऊं गर्भ निरोधक गोलियों के। ये हैं गर्भ निरोधक गोलियों के उदाहरण, जैसे कि आपका सहेली, अनवांटेड 72 और मालाडी और यास्मीन और बंधन, ये कुछ दवाइयाँ हैं गर्भ निरोधक दवाइयाँ। ये अगर महिलाएं इनको खाती हैं तो इससे भी गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम जाते हैं जो शल्य क्रिया मैंने आपको बताई थी, यानी कि सर्जरी यानी कि ऑपरेशन क्रिया। जब वो ऑपरेशन किया जाता है तो वो स्थायी विधि होता है। इसके बाद हम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। स्थायी विधि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मैंने आपको बताया आपका वेसेक्टॉमी, ये मेल में होता है, मेल यानी कि पुरुष में वेसेक्टॉमी होती है। वेसेक्टॉमी में क्या होता है, ये आपके वास डिफरेंस हैं। ये दिख रहा है आपको, 2 लाइन दिख रही हैं, ये टेस्टिस हैं, ये दोनों टेस्टिस से शुक्राणु बनकर जो है वास डिफरेंस के द्वारा यहाँ सेमिनल वेसिकल और उसके बाद ये स्खलित हो जाते हैं। ये टेस्टिस यहाँ से, जब इस वास डिफरेंस को ही काट दिया जाएगा तो काटने से क्या होता है, ये स्पर्म्स यहाँ आगे नहीं जा पाते हैं। स्पर्म्स नहीं जाएंगे तो स्पर्म्स जो है गर्भाशय तक नहीं पहुँचेंगे तो निषेचन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें वेसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, इनको अलग अलग काट के बांध दिया जाता है। इसे वेसेक्टॉमी कहते हैं। ये परमानेंट मेथड है, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि परमानेंट मेथड है और ये स्थायी विधि, और इसके बाद जो है बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता। महिलाओं में जो होती है वो होती है ट्यूबेक्टॉमी, फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, इस ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, ये ओवरी है, ये एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है, ये आपका जो है फैलोपियन ट्यूब है, इसकी फैलोपियन ट्यूब ये है। तो यहाँ पर इस ओवरी से एग बनके इस फैलोपियन ट्यूब के द्वारा पहुँचता है गर्भाशय में, और वैसे ही इस ओवरी से इस फैलोपियन ट्यूब से यहाँ गर्भाशय में एग पहुँचता है, अंडाणु पहुँचता है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसको काट दिया जाता है। फीमेल में भी फैलोपियन ट्यूब को काट के इनको अलग अलग बांध दिया जाता है, जिससे एग यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ एग नहीं पहुँचेगा तो निषेचन नहीं हो सकता है। अब ये आपको यह भी बताऊँ कि यह प्रयोग जो है शल्य क्रिया जो है ये दोनों को ही करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये पति या पत्नी में से कोई एक करवा ले, या तो पति वेसेक्टॉमी करवा ले या पत्नी ट्यूबेक्टॉमी करवा ले, तो यह जो है कारगर होता है। तो इसके बाद बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम परिवार नियोजन कहेंगे। और परिवार नियोजन की विधियां मैंने आपको बताई और साथ में आपका सीमित परिवार बताया। ये इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो पढ़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।